Hello everyone, this is Avinav Rai and today we are going to start a switchgear protection where we are going to start about unit 1. The name is fundamentals. आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नेसेसिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम. सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है. उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट एंड देयर कॉजेस. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्या है ना. क्यों हम स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ते हैं या उसका एप्लीकेशन क्या है ना. तो अगर नेसेसिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम को देखा जाए, सबसे पहले नेसेसिटी ज़रूरत क्या है. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके पहले भी मैंने बोला था इसके पहले वाले लेक्चर में, दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इज टू आइसोलेट अ फॉल्टी सेक्शन of electrical power system from the rest of the life system so that the rest portion can function satisfactorily without any served damage due to fault current. है ना. तो यहाँ पे सिंपल, एकदम बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि फॉल्टी सेक्शन को क्या करना, आइसोलेट करना. अब अगर हम देखें कि मान लीजिए ये मेरी लाइन है, यहाँ पे जनरेटर लगा है और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है, इसके बीच में एक फॉल्ट आ गया है ना. तो ये जो फॉल्ट आया, तो ये जो सेक्शन ये पूरा क्या हो गया, फॉल्टी हो गया. ठीक, अब ये फॉल्ट आगे ना बढ़े, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फॉल्टी सेक्शन को अलग कर देना होगा, है ना, इधर से रिमूव कर देना होगा. एकदम सिंपल भाषा में, है ना. तो हमको क्या करना है, फॉल्टी सेक्शन को जो हेल्दी सेक्शन है उससे क्या करना है, आइसोलेट कर देना है ना. तो अगर अभी के दिनों में हम एग्जांपल देखें तो एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास, कोरोना इफेक्ट, है ना. कोरोना में क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं या क्वारंटाइन कर देते हैं कि आप अकेले रहें. क्योंकि अगर वो व्यक्ति किसी और के संपर्क में आएगा तो वो उसे भी क्या कर देगा, संक्रमित कर देगा, है ना. तो ऐसा ना हो तो इसके लिए हम उसको क्या कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं. ठीक, तो उसी तरह अगर मेरे एक सिस्टम में फॉल्ट आ गया है तो वो फॉल्ट आगे ना बढ़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को आइसोलेट कर देते हैं, वहां से कट कर देते हैं. ठीक, तो कट कैसे करेंगे, स्विचेस या सर्किट ब्रेकर्स के द्वारा. ठीक, तो कौन आइसोलेट करता है, क्वेश्चन तो ये है. आइसोलेट करता है मेरा सर्किट ब्रेकर. तो यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, सर्किट ब्रेकर आइसोलेट द फॉल्टी सिस्टम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हेल्दी सिस्टम एंड दीज सर्किट ब्रेकर्स ऑटोमेटिकली ओपन ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन ड्यू टू इट्स ट्रिप सिग्नल विच कम्स फ्रॉम द प्रोटेक्टिव रिले, है ना. तो जो सर्किट ब्रेकर है उसका काम क्या है, फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर देना, है ना. और सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑटोमेटिकली काम करता है. कैसे काम करता है, कोई तो उसको बताता होगा कि फॉल्ट आ गया है, तो कौन बताता है, रिले उसको इन्फॉर्म करता है कि भैया फॉल्ट आ गया है, अब आप क्या कर दो, सर्किट को ब्रेक कर दो और फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर दो. ठीक है. तो जैसा कि इसके पहले भी मैंने इस सर्किट के बारे में डिस्कशन किया था, ये बेसिक सर्किट है ना. इसमें क्या होता है भैया कि एक सीटी लगा है. सीटी और पीटी के बारे में हम पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीटी पीटी क्या है. सीटी फॉर करंट ट्रांसफार्मर, पीटी फॉर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. ये दोनों यूज किए जाते हैं मेजरमेंट के लिए, है ना. जनरली हम तो सर्किट में जाके नॉर्मली मेजर कर नहीं सकते, है ना. तो हम यूज करते हैं सीटी. सीटी क्या करता है कि जैसे 100 एम्पियर की करंट आ रही है तो उसको 10 एम्पियर या 1 एम्पियर तक क्या करता है, स्टेप डाउन करके आपको प्रोवाइड कर देता है. आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन करके डिस्प्ले कर सकते हो कि भैया अगर 1 एम्पियर आएगा तो हम उसको मानेंगे कितना, 100 एम्पियर, है ना. तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो सर्किट है, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा एक लोड लगा हुआ है या कोई एक मशीन या कोई एक मोटर लगा हुआ है ना, जो कि रोटेट कर रहा है. ठीक, पावर कैसे आ रही है, पावर ऐसे आ रही है ना. तो जिस वायर से पावर आ रही है उसमें मैंने एक सीटी लगा दिया. ठीक, उसमें मैंने क्या लगा दिया, सीटी लगा दिया. तो सीटी क्या मेजर करेगा, करंट की वैल्यू को मेजर करेगा. अब उस करंट की वैल्यू कहाँ जाएगी, मेरी रिले में. सबसे पहले तो ये बस बार से हमने टैप करके पावर लिया और उसको कहाँ पे दे दिया, मोटर में. मोटर मेरा चल रहा है बिना किसी रुकावट के, है ना. अब मैंने क्या किया, उसमें एक सीटी लगा दिया. सीटी क्या करेगा,
करंट को मेजर करेगा और जितनी भी वैल्यू आएगी उसको रिले को प्रोवाइड कर देगा। ठीक, पहले अगर हम मानते हैं कि भाई मान लो कि मेरा जो ये है ये 100 एम्पियर पे काम कर रहा था, है ना, तो 100 एम्पियर की करंट इसमें आ रही है। अब ये 100 एम्पियर को मेजर करके यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है रिले को 10 एम्पियर, है ना, कि भाई 10 एम्पियर तो मेजर करके रिले को प्रोवाइड कर दे रहा है। अब अचानक से आ गई फॉल्ट, तो फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू बढ़ गई मान लो 10,000 एम्प्स, तो क्या यहाँ पे जो 10 एम्पियर आ रहा था स्टेप डाउन होके अब वो 10 एम्पियर रहेगा? नहीं रहेगा, अब वो भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, करीबन 1000 एम्पियर तक पहुँच जाएगा। तो जैसे ये 1000 एम्पियर यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे लगा हुआ है क्या, कॉइल्स। ठीक, ये कॉइल्स क्या होंगी, इन कॉइल्स में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी और ये जो ट्रिप कांटेक्ट है इसको अपनी तरफ खींच लेंगे। जैसे ये ट्रिप कांटेक्ट अपनी तरफ ये खींचेगा, इसमें क्या होगा, ये जो अभी देख सकते हैं आप, ये सर्किट ओपन सर्किट है, अब ये सर्किट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, है ना। तो जैसे ये सर्किट क्लोज हुई, ये जो बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, ये बैटरी इस ट्रिप कॉइल के साथ क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। तो जैसे ये ट्रिप कॉइल के साथ बैटरी कनेक्ट होगी, ये सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, इसको अलग और इसको अलग कर देगा या इसको आइसोलेट कर देगा। ठीक, मतलब ओपन कर देगा। ठीक, तो यही मेरा एक सिंपल सा फंक्शन है हमारा कि कैसे जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो काम करता है। तो जो रिले है, रिले का काम क्या है, सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म कैसे करेगा, इस वाले कांटेक्ट को नीचे करके, जैसे ये कांटेक्ट नीचे आएगा सर्किट ब्रेकर को पता चल जाएगा कि फॉल्ट आ गया है। ठीक, जैसे सर्किट ब्रेकर को पता चलेगा कि फॉल्ट आया है, सर्किट ब्रेकर दोनों को ओपन कर देगा, है ना। ओपन करेगा तो क्या अब मोटर में करंट पहुंच सकती है? मोटर में करंट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यहां से तो ओपन हो गया है, इधर वाला पार्ट अलग, इधर वाला पार्ट अलग, तो मोटर में करंट नहीं पहुंचेगी, सिंपल भाषा में। तो उसी को यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा गया है, आप इसको क्या करें, बना लें और इसी के साथ साथ इसका जो वर्किंग है उसको लिख लें कि कैसे मेरा प्रोटेक्टिव सिस्टम काम करता है। उसी को और अच्छे से दिखाया गया है यहाँ पे, है ना। तो ये एक जनरल लेआउट है प्रोटेक्टिव सिस्टम का कि कैसे काम करता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि भाई जहाँ से हम पावर ले रहे हैं और जिसको पावर दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम पावर दे रहे हैं मोटर को और पावर ले रहे हैं कहाँ से, एक बस बार से। ठीक, उसके बीच में हम लगा देते हैं एक सर्किट ब्रेकर। ठीक, कि कभी भी फॉल्ट आए तो ये इसको ओपन कर दे। लेकिन इस सर्किट के ब्रेकर के पीछे बहुत सारी कहानी होती है। सबसे पहले तो भैया एक रिले लगा होता है ना, यही है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, रिले। रिले करता है इसको इन्फॉर्म, ट्रिप कॉइल क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देता है। लेकिन रिले को सिग्नल कहाँ से मिलता है भैया, रिले को सिग्नल मिलता है सीटी से और पीटी से, पीटी बोलो या वीटी बोलो, है ना। तो रिले के अलग अलग सिग्नल्स हैं, लाइक सीटी और पीटी से मिलते हैं, जो कि मेजरमेंट ट्रांसफॉर्मर्स हैं। उसके बाद रिले काम कैसे करता है, रिले को भी तो सप्लाई चाहिए, तो रिले की सप्लाई आती है कहाँ से, डीसी सिस्टम से। एक अलग डीसी सिस्टम लगाया जाता है, ठीक है, या बैटरी का स्टेशन होता है जहाँ से हम रिले को सप्लाई देते हैं। ठीक, तो ये एक सिंपल तरीका है या एक सिंपल लेआउट है जिसको आप बना सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन रिक्वायर्ड हैं या क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए प्रोटेक्शन में, है ना। जब भी हम प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं किसी सिस्टम को, तो उस सिस्टम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि एक नंबर रिलायबिलिटी, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी, सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी और स्पीड। और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक सिंप्लिसिटी, इकोनॉमिसिटी, है ना, ये भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया अगर आप एक प्रोटेक्शन सिस्टम लगा रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी है रिलायबिलिटी। इसमें क्या लिखा है, जो मान लीजिए जो सिस्टम है मेरा प्रोटेक्शन सिस्टम, वो हमेशा क्या रहता है, बंद रहता है ना। अब वो हमेशा बंद है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव कब होगा, कब एक्टिव होगा, जब सिस्टम में फॉल्ट आएगा, है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है कि वो इतना रिलायबल होना चाहिए कि जैसे ही फॉल्ट आए वो एक्टिवेट हो जाए और इंस्टेंटली अपना काम करे। उसके बाद है सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी में क्या लिखा है, द रिले मस्ट बी ऑपरेटेड इन ओनली दोज कंडीशन फॉर विच द रिले इज कमीशन्ड, है ना। अब रिले को जिस चीज के लिए लगाया गया है, मान लीजिए ओवर करंट के लिए लगाया गया है, करंट ज्यादा आ गई तो भैया उसको बंद कर देना है। मान लीजिए लगाया गया है कि वोल्टेज ज्यादा आ गया तो बंद कर देना है, लगाया गया है कि शॉर्ट सर्किट हो गया तो बंद कर देना है ना, अर्थ फॉल्ट हो गया तो बंद कर देना है। तो जिस स्पेसिफिक चीज के लिए उसको लगाया गया है
वही वो काम करे, उसके अलावा और कोई काम ना करे, है ना। क्योंकि मान लीजिए किसी और काम में वो ट्रिप हो गया तो सिस्टम मेरा बंद हो जाएगा, ठीक। तो सेलेक्टिविटी हो गई। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, कोई भी चीज सेंसिबल होती है कि तुरंत ऑपरेट हो जाती है। तो उसी तरह सेंसिटिविटी में लिखा गया द रिलेइंग इक्विपमेंट मस्ट बी sufficiently sensitive so that it can be operated reliably when the level of fault condition just crosses the predefined value। अब हमने रिले को बता के रखा है कि 100 एम्पियर की करंट आएगी, मान लो 100 एम्पियर की करंट आएगी तो हमको क्या कर देना है, सिस्टम को ऑफ कर देना है। तो 100 एम्पियर जैसे पहुंचेगा मतलब कितना 99.999 पे मेरा रिले एक्टिवेट हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर एक्टिवेट हो रहा है 110 और 120 पे तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि 110 और 120 एम्पियर अगर मेरे सिस्टम में एंटर कर गई तो वो तो पूरे सिस्टम को ही बर्बाद कर देगी। तो ठीक है, तो 100 एम्पियर पे मेरा जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो वही क्या है, उसकी सेंसिटिविटी कि वो 100 एम्पियर पे सिस्टम को एक्टिवेट कर दे रहा है, ठीक। नेक्स्ट है स्पीड, है ना। तो अभी स्पीड की क्या जरूरत है भैया, यहाँ पे स्पीड की जरूरत ये है कि करंट बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, ठीक। वो तुरंत के तुरंत मेरे सिस्टम को बर्बाद कर सकती है अगर एंटर कर गई तो, जो फॉल्ट करंट है ना। तो स्पीड से रिले को क्या करना है, बहुत जल्दी ऑपरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है द प्रोटेक्टिव रिले मस्ट ऑपरेट एट द रिक्वायर्ड स्पीड, देयर मस्ट बी अ करेक्ट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड इन वेरियस पावर सिस्टम प्रोटेक्शन रिले इन सच अ वे दैट फॉर अ फॉल्ट एट वन पोर्शन ऑफ द सिस्टम शुड नॉट डिस्टर्ब अदर हेल्दी पोर्शन। अब हेल्दी पोर्शन को वो डिस्टर्ब ना कर पाए उसके पहले उसको क्या कर देना है, आइसोलेट कर देना है। तो बहुत तेजी से जो सिस्टम है वो ऑपरेट करना चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं, पहली बात तो रिलायबल होना चाहिए, है ना। दूसरा, सिर्फ वो उसी चीज के लिए ऑपरेट करे जिसके लिए उसको लगाया गया है। तीसरा, सेंसिटिविटी, एकदम एक्यूरेट वैल्यू पे वो क्या कर जाए, एक्टिवेट हो जाए। स्पीड, बहुत तेजी से काम करे कि आगे जो हेल्दी सेक्शन है वो अनहेल्दी ना हो पाए। अंडरस्टूड। तो अब आगे देखते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं स्विच गियर के लिए, ठीक। तो आज आपको क्या करना है कि इन्हीं क्लासिफिकेशंस के बारे में लिखना है, सर्च कर करके कि स्विचेस किसको बोलते हैं, आइसोलेटर किसको बोलते हैं, फ्यूज किसको बोलते हैं, रिले किसको बोलते हैं, है ना। छोटी सी डेफिनेशन लाइक 3 और 4 लाइंस की। ओके, तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें स्विच गियर का तो ये दो अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है लो वोल्टेज स्विच गियर, दूसरा है हाई वोल्टेज स्विच गियर, है ना। लो वोल्टेज स्विच गियर में अगर हम बात करें तो आपका जो स्विच है घर में लगा हुआ जिससे आप फैन को ऑन ऑफ करते हो तो वो क्या है, लो वोल्टेज, है ना। वो भी एक तरह का क्या है, स्विच है। तो स्विच गियर, है ना। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग हैं, गियर्स हैं, है ना। तो पहला हो गया स्विचेस। स्विचेस है क्या, एयर ब्रेक टाइप। वो क्या करता है कि दोनों सिस्टम को अलग अलग कर देता है और उसके बीच में क्या लगाता है, क्या होता है, एयर होती है ना। तो उसको एयर ब्रेक टाइप भी बोलते हैं। आइसोलेटर्स हैं, अगर आप सब स्टेशन में जाओगे तो देख सकते हो आइसोलेटर वहाँ लगे होते हैं। हमने पहले भी देखा है आपका ये, इसके पहले जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बताया गया था आइसोलेटर्स के बारे में। उसके बाद फ्यूजेस हैं, आपने देखा होगा फ्यूजेस, है ना। बहुत ज़्यादा करंट आती है तो वो बर्न हो जाते हैं और सिस्टम को प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक। उसी तरह रिलेज हैं, जो अभी बताया गया रिले के बारे में। सर्किट ब्रेकर है। तो ये सारे क्या है, लो वोल्टेज स्विच गियर है, ठीक। उसी तरह हाई वोल्टेज स्विच गियर में देखा जाए तो ऑयल स्विच, है ना। ऑयल क्या है, एक तरह का इंसुलेटर होता है। तो उसके बीच में अगर ऑयल डाल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो सकता है। आगे सब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बस यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आइसोलेटर्स हैं, हाई वोल्टेज आइसोलेटर्स जो होते हैं, या सर्किट ब्रेकर हैं, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की बात करें तो लाइक MCB है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की बात करें तो बहुत सारे हैं, SF6 है, ऑयल सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है ना। वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में, ठीक। उसके बाद है HRC फ्यूज, है ना, लाइटनिंग एरेस्टर, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये सारी चीजें क्या है, हाई वोल्टेज स्विच गियर्स हैं, है ना। और लो वोल्टेज स्विच गियर आपको बता दिया गया है। आगे अगर हम देखते हैं नॉर्मल कंडीशन किसको बोलते हैं और एबनॉर्मल कंडीशन किसको बोलते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है लाइक कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल कंडीशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल कंडीशन इन द प्रोटेक्टिव सिस्टम।
तो नॉर्मल कंडीशन क्या है भैया कि नॉर्मली जनरेटर ने पावर जनरेट किया, उसको हम लोग ट्रांसमिट किए, ट्रांसमिट करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किए, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको हम लोड में दे रहे हैं, है ना। तो नॉर्मली वो पावर जा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि जो पावर जा रहा था वहाँ पे क्या हुआ, करंट के फ्लो करने के कारण क्या होता है, करंट अगर फ्लो करती है तो क्या जनरेट करती है, हीट जनरेट करती है। हीट जनरेट करने के कारण क्या हुआ कि जो मेरा सिस्टम का इंसुलेशन था, जो ऊपर से इंसुलेशन लगा था, वो इतना हीटेड हो गया कि वो जल गया, है ना। अब उसके जलने के कारण क्या हुआ कि भैया शॉर्ट सर्किट हो गया। अब मान लीजिए दो तार एक साथ जा रहा है, दोनों में इंसुलेशन लगा हुआ और इंसुलेशन क्या हो गया, बर्न हो गया, है ना। तो इंसुलेशन अगर बर्न हो गया तो क्या होगा भैया, दोनों में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक, जो कि सर्किट में फॉल्ट क्रिएट कर देगी, ठीक, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगेगी जिसके चलते सर्किट में फॉल्ट हो जाएगा। तो जैसे ही फॉल्ट आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल ऑपरेटिंग स्टेट ऑफ द पावर सिस्टम इज नोन एज फॉल्ट। फॉल्ट इन जनरल कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एज वेल एज ओपन सर्किट। मे बी सिस्टम मेरा ओपन सर्किट हो गया हो, बीच से कट गया हो या टूट गया हो, या शॉर्ट सर्किट हो गया हो, दो तार जो हैं लाइट वाले वो एक दूसरे से सट गए हो, है ना। तो ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं। अब अगर हम डिस्कशन करते हैं फॉल्ट्स के बारे में कि क्या क्या अलग अलग फॉल्ट्स हैं हमारे सिस्टम में, या कैसे हम स्टडी करते हैं अलग अलग फॉल्ट्स को। तो अगर दो तरह के फॉल्ट्स अगर देखे जाएं तो मान लीजिए कि एक सर्किट है हमारे पास, ये एक सर्किट है और ये बैटरी लगी है और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये वायर ब्रेक हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन होगी, सर्किट मेरी क्या हो गई, ओपन हो गई। तो जब भी अगर कोई फॉल्ट ऐसा है जिसके चलते सर्किट ओपन हो गई है तो उसको बोलते हैं क्या, ओपन सर्किट फॉल्ट। अब मान लीजिए कि दो कंडक्टर जा रहे हैं, उसमें एक कंडक्टर ओपन हो गया, एक कंडक्टर लाइव है, तो उसको क्या बोलेंगे, वन कंडक्टर फॉल्ट, वन ओपन कंडक्टर फॉल्ट। या दोनों कंडक्टर ओपन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, टू ओपन कंडक्टर फॉल्ट, है ना। अब लेकिन शॉर्ट सर्किट के केस में थोड़ा कंडीशन चेंज हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के केस में क्या है भैया, दो तीन वायर्स है हमारे पास, मान लीजिए आर है, वाई है, ये बी है, या हम मान लेते हैं यहाँ पे तीन जो अलग अलग वायर्स हैं उनके अलग अलग नाम ए बी सी, और चौथा है क्या, जी, है ना। तो दो अलग अलग फॉल्ट्स हैं। लाइक अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की बात करें तो उनको दो अलग अलग नाम से जाना जाता है, दो अलग अलग पार्ट्स हैं उसके, एसिमेट्रिकल फॉल्ट और सिमेट्रिकल फॉल्ट, है ना। एसिमेट्रिकल मतलब जो एक जैसे ना हो। अब जैसे कि पहला फेज और ग्राउंड दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, टच हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। कोई एक लाइन और एक ग्राउंड एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दो लाइन और ये लास्ट वाला ग्राउंड है, दो लाइन और एक ग्राउंड, ये दोनों एक दूसरे से टच हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे, डबल एल फॉल्ट, है ना। एक सेकेंड गाइस, तो उसको क्या बोलेंगे, डबल एल जी फॉल्ट, एल एल जी। तो ये क्या हो गया, डबल एल जी फॉल्ट, पहला हो गया क्या, एल जी फॉल्ट। तीसरा केस क्या हो सकता है भैया, दो लाइन है ना, मान लो ये तीनों लाइन है ए बी सी और जी। अब दो लाइन एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, है ना, ग्राउंड का कोई सीन नहीं है, तो ये क्या गया, एल 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 जी। तो दो लाइन एक दूसरे से कनेक्ट हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, डबल एल फॉल्ट, है ना। तो ये सारे क्या है, एसिमेट्रिकल फॉल्ट है, ये सब एक जैसे नहीं होते। जैसे कि एल जी फॉल्ट की बात करें तो इसमें तीनों लाइन के केस में अगर हम कंसिडर कर रहे हैं ए बी सी और जी, तो ए बी सी में ए टू जी भी हो सकता है, बी टू जी भी हो सकता है, सी टू जी भी हो सकता है ना। उसी तरह अगर हम डबल एल फॉल्ट की बात करें, ए बी सी जी, तो ए बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, उसके बाद ए सी भी हो सकता है। एक सेकेंड गाइस, ठीक, उसके बाद एक सेकेंड, ठीक, तो ये कंडीशंस हैं, समझ में आया। तो ए बी सी है तो ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है ना। उसी तरह ट्रिपल एल जी है, डबल एल जी है, तो क्या हो सकता है भैया, ए बी सी जी, ए बी जी हो सकता है, बी सी जी हो सकता है, सी ए जी हो सकता है ना। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं। लेकिन सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही तरह का होगा,
अगर मान लो 3 लाइन है मेरे पास A, B, C और G, तो सिमेट्रिकल में 2 अलग अलग होते हैं, लाइक ट्रिपल L और ट्रिपल LG, तीनों लाइन एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है ना, तो क्या बोलेंगे उसको LLL मतलब ट्रिपल L, या ABC, या तीनों लाइन और एक ग्राउंड, मतलब जितनी भी लाइंस हैं पूरी कंडक्टर की वो सारी की सारी कनेक्ट हो गई, तो क्या बोलेंगे LLLG, है ना। तो इस तरह क्लासिफाई किया जाता है किसको, फॉल्ट को। अंडरस्टूड। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे और आगे इसके, ठीक। तो हमने क्या क्या कवर किया, नेसेसिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस, टाइप्स ऑफ फॉल्ट एंड देयर कॉजेस, ठीक है। उसकी कॉज क्या है, कैसे ये कनेक्ट हो रहा है, वही उसका क्या है, कॉज है। तो आपको आज क्या करना है कि कम से कम इनके बारे में 2-2 लाइन करके अपनी कॉपी में लिख लेना है, और ये पूरे का नोट्स बना के रेडी रखना है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कशन कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ द इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल, प्लीज सब्सक्राइब and press the bell icon for the instant notification.